हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी झीलों के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। झील क्या है? भूमि से घिरे जल निकाय को झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? तो भूमि से घिरे हुए जल निकाय को झील कहते हैं। झीलें पहाड़ों, रेगिस्तानों, खेतों और तट के निकट की जलवायु में पाई जाती। झील जो है पहाड़ जहाँ रहेंगे, रेगिस्तान, खेत और जो तट होते हैं समुद्र के, नदी के, उनके निकट की जलवायु में वो पाए जाते हैं। छोटी झीलों को अक्सर तालाब कहा जाता है। जो छोटी झील होते हैं उसे ही तालाब कहते हैं। अन्य झीलें इतनी बड़ी होती है कि उन्हें समुद्र कहा जाता है और जो बड़ी झीलें होती है उन्हें समुद्र कहा जाता है। यूरोप और एशिया में कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 है। और जो छोटी झील होती है उसे ही तालाब कहते हैं और जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं उन्हें समुद्र कहा जाता है। भारत में झीलों के प्रकार क्या है? तो भारत की झीलों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से हुई है। यहाँ हम उत्पत्ति के अनुसार 8 प्रकार की झीलों का जानकारी दे रहे हैं। उत्पत्ति के अनुसार कितनी झीलों का? तो 8 प्रकार की झीलों की जानकारी अभी दिया जाएगा। टेक्टोनिक झील। तो टेक्टोनिक झील जो है उनका गठन कैसे हुआ? तो टेक्टोनिक झीलें पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण के कारण बनती है। विरूपण क्या होता है? तो जो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें उनमें गति हो जाए, भूकंप वगैरह जो आता है, भूकंप आ जाए तो उनमें जो गति होती है या फिर उनके मुड़ने के कारण, पृथ्वी के पपड़ी के विरूपण के कारण बनती है टेक्टोनिक झील। पृथ्वी के विरूपण के कारण बनने वाली झील कौन सी है? तो टेक्टोनिक झील है। इस विरूपण में भ्रंशीकरण, झुकाव, वलन और विरूपण शामिल हो सकते हैं। जगह, अब किस जगह पे ये झील बनेगी? टेक्टोनिक झील जो होते हैं, यद्यपि कुछ टेक्टोनिक झीलें पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जा सकती है तथापि वे केवल ऐसे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। टेक्टोनिक झीलें जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जा सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा ही वो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएगी। वे केवल ऐसे क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती, वो किसी भी जगह पर निर्मित हो सकती है। वे विभिन्न भूदृश्यों में पाए जा सकते हैं जिनमें दरार घाटियाँ, उत्थान द्वारा निर्मित बेसिन तथा प्लेट सीमाओं के साथ साथ शामिल हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं वैश्विक में बैकाल झील, साइबेरिया। बैकाल झील जो साइबेरिया में पड़ता है, दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो कौन सा है? बैकाल झील है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय है। दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय पूछा जाए तो वो कैस्पियन सागर है। और मलावी झील जो अफ्रीका में पड़ता है, ये सारे के सारे झील टेक्टोनिक झील के उदाहरण हैं। टेक्टोनिक झील, बैकाल झील किस तरह का झील है? तो टेक्टोनिक झील। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है तो बैकाल झील है। और कैस्पियन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय है, कैस्पियन सागर। मलावी झील पूछा जाए कहाँ है तो अफ्रीका में पड़ता है। भारत में अब देखते हैं हम लोग तसो मोरिरी और पेंगोंग तसो जो लद्दाख में ज़्यादा पाया जाता है। लोनार क्रेटर झील जो महाराष्ट्र में है, ये सारे के सारे जो है टेक्टोनिक झील है। आपसे अगर पूछा जाए लोनार क्रेटर झील कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। तसो मोरिरी और पेंगोंग तसो झील जो है कहाँ है तो लद्दाख में पाया जाता है। तसो मोरिरी और पेंगोंग तसो कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। वैसे आपसे पूछा जाएगा इन सारे झीलों का लोकेशन कहाँ है तो लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि लोनार क्रेटर झील जो है महाराष्ट्र में। ऐसे इसका एक सीरीज़ हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देंगे कि सारे झील किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार झीलों को पूरी अच्छी तरह से आप जानकारी लीजिए। टेक्टोनिक झीलें जो अन्य झील प्रकारों की तुलना में अधिक गहरी होती है तथा इनके तट रेखाएं अधिक खड़ी होती है क्योंकि इनका निर्माण नाटकीय गतियों के कारण हुआ है। टेक्टोनिक झील जो है, जो अन्य झील जो बनते हैं उनकी तुलना में काफ़ी गहरी होती है।
कुछ टेक्टोनिक झीलें अपनी उत्पत्ति और जल स्रोतों के आधार पर खारी होती है। टेक्टोनिक झील जो है, कुछ टेक्टोनिक झील आपको खारी भी पाई जाएगी। जैसे अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली असंख्य टेक्टोनिक झीलों वाले क्षेत्र का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक ज़्यादा टेक्टोनिक झील वाले क्षेत्र कौन सा है, तो अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका का जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो असंख्य टेक्टोनिक झीलों वाले क्षेत्र का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। क्रेटर झीलें क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे टेक्टोनिक झीलें किस प्रकार की थी, अब हम लोग देखेंगे क्रेटर झीलें किस तरह की होती है। तो क्रेटर झीलों का जो गठन होता है, ज्वालामुखीय क्रेटर या काल्डेरा में पानी भर जाने से क्रेटर झीलें बनती है। ज्वालामुखीय जो क्रेटर होते हैं या काल्डेरा में पानी भर जाने से क्रेटर झील बन जाती है। क्रेटर एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने कटोरे के आकार के गड्ढे होते हैं। क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद क्या होता है, उस जगह पे एक गड्ढा बन जाता है जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा क्या है, तो ज्वालामुखी के शिखर के ढहने से निर्मित बहुत बड़े गड्ढे होते हैं। काल्डेरा किसको कहते हैं, तो ज्वालामुखी का जो शिखर वाला भाग होता है जब वो ढह जाए, टूट जाए, तो टूटने के बाद वहाँ पे गड्ढा बन जाता है जिसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कटोरे के आकार का अगर गड्ढा बन गया है तो उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। और ज्वालामुखी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग अगर ढह के गड्ढा बनता है तो उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। जल स्रोत क्या है, तो क्रेटर में भरने वाली विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, जिनमें ये शामिल है। अब क्रेटर जो बन गया, क्रेटर ज्वालामुखी गड्ढे जो हैं, जो क्रेटर है ज्वालामुखी के फटने के बाद जब गड्ढा बन जाता है उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में पानी भरने के कारण वो झील बन जाता है। काल्डेरा क्या था, तो ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी वाले भाग के जब टूटने के बाद जब वहाँ गड्ढा बनता है उसे काल्डेरा कहते हैं। जल स्रोत क्या है उसमें भरने का, तो वर्षा और बर्फ पिघलना, यह क्रेटर झीलों का सबसे आम स्रोत है। विशेष रूप से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। अगर उच्च वर्षा वाले क्षेत्र है और वहाँ पे अगर ज्वालामुखी के द्वारा वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण सबसे ऊपरी वाले भाग जो अगर पिघल के नीचे बन जाए उसे हम लोग क्या कह रहे थे, तो उसे हम लोग काल्डेरा कह रहे थे। और विस्फोट के बाद अगर गड्ढा बन रहा था तो उसे हम लोग क्रेटर कह रहे थे। तो उसी क्रेटर और काल्डेरा में पानी आने का स्रोत कहाँ से है, तो वर्षा वन वाले क्षेत्र से वहाँ पे पानी आया सकता है। भूजल क्या है, यदि क्रेटर का तल भूजल स्रोतों से मिलता है तो यह झील को भरने में योगदान दे सकता है। पिघलते ग्लेशियर से भी, कुछ मामलों में पिघलते ग्लेशियर ज्वालामुखी गड्ढे को पानी भर सकता है। आप यहाँ इस स्लाइड में आप ये सीख रहे कि ये जो ज्वालामुखी गड्ढे हैं इनमें पानी कहाँ से आ रहे हैं, तो भूजल से पानी आ सकते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे तो उनसे पानी आ सकते हैं, अगर वर्षा हुए तो उनसे उसमें पानी जमा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि अब यहाँ हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे टेक्टोनिक झीलें, अब हम लोग देख रहे थे क्रेटर झीलें। तो क्रेटर झीलें जो है उनका उदाहरण क्या क्या है, तो क्रेटर झील एक आपका ऑरेगन यूएसए में पाया जाएगा। तोपो झील एक प्रकार का क्रेटर झील है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और रिंजानी क्रेटर झील जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रेटर झील कहाँ है, तो ऑरेगन में। तोपो झील कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। और रिंजानी क्रेटर झील कहाँ है, इंडोनेशिया में। जगह इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का लोनार झील जो है वो एक ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला झील है जिसे हम लोग क्रेटर झील कहेंगे। और लोनार झील कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में है और एक प्रकार का ये क्रेटर झील है। नेक्स्ट हम लोग नोट में देखते हैं कि लोनार झील एक आकर्षक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, लेकिन यह ज्वालामुखी क्रेटर झील नहीं है। यह पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से बना एक प्रभाव गड्ढा है। जैसे हम लोग देख रहे थे क्रेटर झील एक ज्वालामुखी, लगता ही है कि ज्वालामुखी झील होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में उल्कापिंड के टकराने के बाद एक प्रभाव जो गड्ढा बना, उल्कापिंड जब पृथ्वी पे आके टकराया तो वहाँ पे एक निर्मित एक गड्ढा हुआ और उस गड्ढे को हम लोग क्या कह दिए कि ज्वालामुखी क्रेटर झील बना, लेकिन एक्चुअल में वो उल्कापिंड के टकराने से गड्ढा बना। और ये लोनार झील जो है उसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वे अपने प्राकृतिक सुंदरता और द्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो सकते हैं। ये जो क्रेटर झील का निर्माण हुआ है उन सारे झीलों पे लोग अपने पर्यटन स्थल को लेकर जाते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, तो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो सकते हैं। अब ग्लेशियल झील हम लोग देखते हैं कैसा होता है। ग्लेशियल झील का गठन कैसे होता है, तो हिमनद झीलें हिमनदों के अपरदन और निक्षेपण प्रक्रियाओं से बनता है। ये जो झीलें हैं ग्लेशियल झीलें, ये हिमनद जब अपनी
आसपास के एरिया में अपरदन करते हैं तो उनके क्रियाओं के द्वारा ये हिमनद झीलें होते हैं। अपरदन करना मतलब उस वाले भाग के मिट्टी वाले भागों का कटाव होते जाना, और कटते कटते एक छोटा सा समूह बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी इकट्ठा होने के बाद वो झील बन जाते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ते हुए नीचे स्थित चट्टानों को खुरसते और नष्ट करते हैं, जिससे भूदृश्य में गड्ढे बनते हैं। ग्लेशियर से पिघलती बर्फ और बहता हुआ पानी इन गड्ढों को भर देता है, जिससे झीलें बन जाते हैं। अब वही ग्लेशियर क्या हो रहा है, बाद में पिघल रहा है, तो पिघलने के बाद उन गड्ढों में क्या हो रहा है, पानी जमा हो जा रहा है, जिससे वे एक झील का निर्माण हो जाते हैं। हिमनद झीलों के प्रकार देखते हैं। ग्लेशियर के सापेक्ष उनके स्थान के आधार पर कई प्रकार की हिमनद झीलें होती हैं। जैसे सर्क झीलें, ये झीलें कटोरे के आकार के गड्ढों में बनती है, जिन्हें सर्क कहा जाता है। कटोरे के आकार के गड्ढे में बनने वाली जो झील होता है उन्हें सर्क कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सर्क झीलें कैसे बनती है। तो ये झीलें कटोरे के आकार के गड्ढों में बनती है, जिन्हें सर्क कहा जाता है, जो घाटियों के शीर्ष पर ग्लेशियरों द्वारा बनाए गए हैं, और इनका निर्माण जो ग्लेशियर के द्वारा होता है। संभवतः ट्रान इसी को संदर्भित करता है। ट्रान जो है, ये जो सात झीलें हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ट्रान के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोन्स्टर झीलें। तो ग्लेशियर के मार्ग के किनारे बनी छोटी परस्पर जुड़ी झीलों की एक श्रृंखला है, जिसे हम लोग पेट्रोनोस्टर झील कहते हैं। पेट्रोनोस्टर झील आपसे पूछा जाए क्या है, तो ग्लेशियर के मार्ग के किनारे बनी छोटी छोटी परस्पर झीलों की एक श्रृंखला को हम लोग पेट्रोनोस्टर झील कहते हैं। सीमांत झीलें क्या, ये झीलें ग्लेशियर के किनारे और घाटी के दीवार के बीच बनती। ग्लेशियर के किनारे और जो भी घाटी के दीवार होते हैं उनके बीच बनने वाली झीलों को हम लोग सीमांत झील कहते हैं। अब किन जगहों पे ये बन रहे थे। हिमनद झीलें मुख्य रूप से सक्रिय या भूतपूर्व हिमनद वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। अब हिमनद झीलें किस जगह पे पाई जाएगी, तो ये सारे झीलें पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी, क्योंकि वहीं से आपका हिमनद पिघलना स्टार्ट होगा, ग्लेशियर का बहना वहीं से स्टार्ट होता है। भारत में वे हिमालय में, विशेष रूप से लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला वाला भाग है वो इन्हीं सारे एरिया में पाया जा रहा है। हिमालय हो गया जो लद्दाख वाले श्रेणी में, या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है। इन सारे श्रेणियों में ये ग्लेशियर झील का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं लेक लुइस, जो कनाडा का लेक लुइस झील है, वो किस प्रकार का झील है, तो ज्वालामुखीय झील है। लेक अलाकोल जो कजाकिस्तान में पाया जाता है, लेक अलाकोल झील कहाँ है, कजाकिस्तान में है। लागो अर्जेंटीना झील कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ग्लेशियल झील के एग्जाम्पल हैं। भारत में अब ग्लेशियल झील के बारे में जानेंगे तो गंगा बल झील जो कश्मीर में है, गंगा बल झील जो कश्मीर में कैसा है, तो ग्लेशियल झील का एग्जाम्पल है। तसो पांग तसो जो लद्दाख में ग्लेशियल झील का एग्जाम्पल है। और गुरु डोंगमार झील जो सिक्किम में पाया जाता है, ये भी क्या है, एक ग्लेशियल झील का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, गुरु डोंगमार झील कहाँ है, तो सिक्किम में। तसो पांग तसो झील कहाँ है, तो लद्दाख में। गंगा बल झील कहाँ है, कश्मीर में है। लेक लुइस कहाँ है, कनाडा में है। लेक अलाकोल झील कहाँ है, कजाकिस्तान में है। लागो अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट अतिरिक्त अंक के बारे में इसमें समझते हैं कि हिमनद झीलें जो ग्लेशियर झीलें बन जाए, हिमनद झीलों की विशेषता अक्सर उनका ठंडा साफ पानी होता है, क्योंकि उनका स्रोत पिघलती हुई बर्फ होती है। हिमनद झीलों की पानी कैसा होगा, काफ़ी ठंडा होगा और साफ होगा, क्योंकि वो पिघलते हुए बर्फ़ों से बन रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिमनद झीलों के आसपास का परिदृश्य काफ़ी नाटकीय हो सकता है, जिसमें खाड़ी, पहाड़ियाँ और हिमनदों द्वारा बनाई गई यू आकार की घाटियाँ शामिल होती हैं। हिमनदों द्वारा बनाई गई किस आकार की घाटियाँ बनेगी, तो यू आकार की घाटियाँ शामिल होती है, और ये काफ़ी परिदृश्य मतलब देखने लायक होती है। हिमनद झीलें निचले समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए मीठे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो निचले समुदाय है, हिमनद वाले जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने के बाद जो निचले समुदाय वाले भाग हैं, वहाँ के जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब जो भी जीव जंतु पर्यावरण वगैरह जुड़े हुए हैं वे सारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मीठे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी झीलें, तो हिमनद झीलें। नेक्स्ट है, हालांकि जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर झीलों को खतरा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से कुछ ग्लेशियर झीलें तेजी से फैल सकती है, जिससे ग्लेशियर झीलों के फटने से बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। अब जलवायु परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, ग्लेशियर झीलों को खतरा आ सकता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर जो है काफ़ी तेज़ी से पिघलना स्टार्ट होगा। जो ग्लेशियर है वो वहाँ बहुत काफ़ी तेज़ी से पिघलना स्टार्ट होगा, जिसके कारण उसके निचले वाले एरिया में काफ़ी तेज़ी से पानी का बहाव होगा। जो झीलों में पानी जमा हो गया उसके अचानक फटने से बाढ़ का खतरा हो सकता है।
नेक्स्ट नदीय झील समझते क्या है। तो नदीय झीलें नदियों के अपरदनकारी और निक्षेपण प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित झीलों का एक विविध समूह है। नदी अपरदनकारी क्या होता है, आप समझिए इस चीज़ को। अपरदनकारी होता है जब नदी अपने मार्ग में बहती है तो अपने आसपास के एरिया का कुछ भाग को वो कटाव कर देती है, मतलब उन मिट्टी को काटते हुए आगे की ओर बहते चल जाती है, तो वही कटाव जो है अपरदनकारी कहलाता है। नदियाँ लगातार परिदृश्य को नया आकार देती है और ये प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार की झीलें बना सकती है। कटाव होने के बाद क्या होगा, कुछ पानी का भाग उस कटाव वाले भाग में जमा हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है कभी कभी, तो बंद होने के कारण वो एक झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग नदीय झील कहते हैं। नदीय झील का प्रकार क्या है, तो प्लंज पूल झीलें खड़ी ढलानों के आधार पर झरनों द्वारा निर्मित गहरे तालाब। जो खड़ी ढलानों वाले आधार पर झरनों के द्वारा जो गड्ढे बन जाते हैं, जो गहरे तालाब होते हैं, उसे हम लोग प्लंज पूल झीलें कहते हैं। खड़ी ढलानों के आधार पर झरनों द्वारा निर्मित गहरे तालाब जो है उससे हम लोग प्लंज पूल झीलें कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं, प्लंज पूल झीलें, याद रखिएगा। ऑक्सबो झील क्या है, तो अर्धचंद्राकार झीलें तब बनती है जब मुख्य चैनल नदी के घुमावदार लूप को काट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गोगाबील और कांवर झील को देख सकते हैं। गोगाबील और कांवर झील जो है वो ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील किस आकार की होती है, तो अर्धचंद्राकार झीलें की होती है ऑक्सबो झील। जलोढ़ पंखा झील क्या है, तो वे झीलें जहाँ नदी अपनी ऊर्जा खो देती है और पर्वत श्रृंखला के आधार पर तलछट जमा कर देती है, वहाँ बनती है, जिससे पंखे के आकार का जमाव बन जाता है, जिसके बीच में एक झील होती है जिसे हम लोग जलोढ़ पंखा झील कहते हैं। जलोढ़ पंखा झील क्या है, तो वे झीलें जहाँ नदी अपनी ऊर्जा खो देती है। नदी अपनी ऊर्जा खो देती है मतलब वहाँ पे उसका बहाव का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाता होगा और पर्वत श्रृंखला के आधार पर तलछट जमा कर देती है, और जो पर्वत श्रृंखला रहती है उसी भाग पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रूप में थोड़ा थोड़ा करके वो पानी जमा हो जाती है, जिसे हम लोग जलोढ़ पंखा झील कहते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा झील। तो उथली झीलें नदी के मुहाने पर तलछट के जमा होने से बनती है, जो पानी के बड़े स्रोत में प्रवेश करती है। जो उथली झीलें मतलब समझते हैं जहाँ पे पानी का जो गहराई जो है भाग है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो वो उथली झीलें नदी है के मुहाने पर ऐसा झील बन रहे हैं। डेल्टा झील अक्सर क्या होता है, डेल्टा कहाँ निर्माण होता है, जहाँ पे नदी जो है समुद्र वाले भाग में मिलने जाता है और उस वाले भाग में कुछ हिस्सा जो है वो सूखा पड़ जाता है, वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो उथली झीलें नदी के मुहाने पर तलछट के जमा होने से बनती है, जो पानी के बड़े स्रोत में प्रवेश करती है। बाढ़ के मैदान की झीलें क्या है, तो घोड़े की नाल के आकार की झीलें जो नदी के बाढ़ के मैदान के भीतर परित्यक्त चैनलों या गड्ढों में बनती, उसे बाढ़ के मैदान की झील कहते हैं। इनका शेप कैसा होगा, तो घोड़े की नाल के आकार की झीलें इसको कहेंगे। ये कहाँ बनेंगे, तो बाढ़ के मैदान के भागों में बनेंगे। इनका शेप कैसा होगा, तो घोड़े की नाल के आकार का होगा। दरार बांधित झीलें कैसी, तो ये झीलें तब बनती है जब टेक्टोनिक गतिविधि के कारण नदी के मार्ग में बांध जैसी आकृति बन जाती है। दरार बांधित झीलें कब बनती है, तो जब टेक्टोनिक गतिविधि के कारण नदी का जो मार्ग है, नदी का जो बहाव का क्षेत्र है, उनके बीच एक बांध बन जाए, बांध जैसी आकृति बन जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दरार बांधित झीलें। क्योंकि वहाँ का भी पानी क्या होगा, रुक जाएगा, रुकने के बाद ही पानी क्या होगा, जमा होने के कारण ही तो झील का निर्माण हो रहा है। वितरण समझते हैं कि नदीय झीलें आमतौर पर बड़ी नदियों के मध्य और निचले मार्गों में पाई जाती है। नदीय झीलें कहाँ पाई जाएगी, तो बड़ी नदियों के मध्य और निचले मार्गों में पाई जाएगी। जो बड़ी बड़ी नदी है उनके बीचों में बनती होगी ये झीलें, विशेष रूप से जहाँ भूभाग समतल होगा और घुमावदार रास्ते और बाढ़ के मैदान के विकास की अनुमति देता है। भारत में वे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में प्रचलित है। जो नदी झील बनती है वो ज़्यादातर कहाँ प्रचलित है, तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है। अतिरिक्त अंक इसके बारे में क्या है, तो नदीय झीलें अस्थायी और अस्थायी हो सकती है, जो जल के अंतर्वाह और बहिर्वाह का तथा अवसादन दर के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। नदीय झील क्या हो सकती है, अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नदीय झील नदी जब अपनी बहाव के साथ ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो अपर्दन करते हुए जाती है, उस क्षेत्र में क्या हो सकता है कि जो झीलें पहले से बन रखी है उनके भी मिट्टी को काट के उस पानी को बहा के ले जाए अपने साथ, तो वो झीलें तो रहती नहीं है, ख़त्म हो जाती। या फिर ये भी हो सकती है कि कुछ झीलें अपर्दन करने के दौरान कुछ भाग को, जो पानी का एक भाग है उसे वो ढक देती होगी, जिससे वहाँ एक झील का निर्माण हो सकता है। तो नदीय झीलें इस प्रकार से अस्थायी या फिर अस्थायी हो सकती है। वे अक्सर नदी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछलियाँ और अन्य जलीय जीवन के लिए आवास प्रदान करते हैं और प्रदूषकों के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं।
जो नदी पारिस्थितिकी ये क्या है, मछली और जितने भी जलीय जीव है उसके लिए रहने के लिए एक आवास प्रदान करती है। बांध निर्माण और जल मोड़ जैसे मानवीय गतिविधियां नदी झीलों के निर्माण और स्थायित्व को प्रभावित कर सकती है। अब हम लोग बांध निर्माण, जैसे मनुष्य के द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है, जल के रास्ते को मोड़ा जाता है, इनके द्वारा क्या होगा, जो नदी के द्वारा बनाई हुई झीलें जाती है उनके निर्माण और स्थायित्व को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। क्योंकि नदियाँ अगर अपने अपरदन के कारण झीलों का निर्माण कर रही है और आप बांध के द्वारा या फिर जल मोड़ के द्वारा उन नदियों के मार्ग को रोकते हैं, तो वो झीलों का निर्माण होना क्या हो सकता है, रुक हो सकता है, या फिर वो झीलें क्या हो सकती है, टूट सकती है, इसलिए उनके अस्थायित्व को प्रभावित करती है। एओलियन झीलें क्या होती है, इनका गठन कैसे होता है, तो वतोड़ झीलें अस्थायी जल निकाय है जो रेतीले सतह पर विशेष रूप से रेगिस्तानों में हवा से उड़ाए गए गड्ढों में निर्मित होती है। अब हवा से उड़ाए गए गड्ढों में निर्मित होती है, कहने का मतलब क्या, जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो कुछ भागों को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ के रेत को, और उन जगह पर गड्ढा होने के बाद अगर उन झीलों में पानी जमा हो जा रहा है, उन गड्ढों वाले भागों में पानी जमा हो जा रहा है, तो उन झीलों को हम लोग एओलियन झीलें कहेंगे। एओलियन झीलें आप ये इस तरह से समझिए कि जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा होने के कारण कुछ भागों में गड्ढे निर्मित होते हैं, और उन गड्ढों में अगर जल निकाय आ गया, पानी का स्रोत आ गया, तो वो कैसी झीलें कहलाएंगी, तो एओलियन झीलें कहलाएंगी। हवा से उड़ा हुआ अवसाद क्या है, तो तेज़ हवाएं टीलों को नष्ट कर सकती है और उनमें गड्ढे बन सकते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, सेम चीज़ है, जिसे उसे ही तो हम लोग एओलियन झील कह रहे हैं। क्षणभंगुर प्रकृति, शुष्क जलवायु और आसपास के रेत की छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण एओलियन झीलें आमतौर पर अस्थायी होती है। एओलियन झीलें कैसी होगी, अस्थायी होगी, याद रखिएगा। शुष्क अवधि के दौरान पानी जल्दी से वाष्पित हो सकता है, जिससे अगली बार बारिश या बाढ़ की घटना तक अवसाद बना रहता है। शुष्क अवधि, अब रेगिस्तान है, वहाँ गर्मी का भाव बहुत ही ज़्यादा, अगर कुछ समय के लिए पानी वहाँ पे जमा भी हुआ तो वो क्या होगी, वाष्पित हो सकती है, इसलिए ये अस्थायी झीलें हैं। खारापन क्या होता है, तो एओलियन रेगिस्तानी झीलों में अक्सर उच्च लवणता नमक सामग्री होते हैं। उच्च लवणता वाले झीलों में अगर आपसे पूछा जाए तो वो किस टाइप में झील आएंगी, एओलियन झील में आएगी। यह कई कारकों के कारण हो सकता है। वाष्पीकरण पानी में घुले हुए लवणों को केंद्रित कर देती है। वाष्पीकरण जब होता है तो पानी में घुले हुए लवण को क्या करेगी, केंद्रित कर देगी, क्योंकि वाष्प जब बनता है तो पानी का भाग ही ऊपर की ओर जाता है और वहाँ बचे हुए जो लवणता होती है वो क्या होता है, उसी भाग पे रह जाता है, इसलिए वहाँ जो खारापन पाया जाता है। हवा से उड़ने वाली धूल और रेत आसपास के क्षेत्रों से नमक के कणों को अपने साथ ले जा सकती है। कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से खारा भूजल होता है जो झीलों को पानी प्रदान करती है। कहीं कहीं रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होगा, प्राकृतिक रूप से खारा भूजल होता है और उससे क्या होता है, झीलों को पानी की पूर्ति होती है। एओलियन झीलें आमतौर पर विस्तृत रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। भारत में भी राजस्थान के पश्चिम भाग में प्रचलित है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में पूछा जाएगा किस प्रकार की झीलें ज़्यादा प्रचलित है, तो एओलियन झीलें प्रचलित है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए धनाड़ झील जो राजस्थान में है। धनाड़ झील पूछा जाए कहाँ है, तो राजस्थान में। यह राजस्थान में वातोड़ झील का एक वैध उदाहरण है। धनाड़ झील आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो राजस्थान में। अतिरिक्त अंक समझिए, तो एओलियन झीलें रेगिस्तानी वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत हो सकते हैं, विशेष रूप से उस छोटी अवधि के लिए जब उनमें पानी रहता है। एओलियन झीलें निश्चित सी बात है कि वहाँ के जो जीव हैं उनके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है पानी का। वायुव्य झीलों की उपस्थिति किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में भूजल स्तर का सूचक हो सकती है। वायुव्य झीलें अगर बन रही है तो वहाँ पर क्या होगा, पानी की कुछ संभावनाएं हो सकती है। वायुव्य झीलें के जल स्तर और लवणता में उतार चढ़ाव से रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। अब वायुव्य झीलें आप समझ रहे हैं कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ रहे, वहाँ लवणता का क्या कारण है ये भी आप अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव से रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वहाँ की लवणता क्या होगी, धीरे धीरे नष्ट भी हो सकती है और वहाँ पे वाष्पीकृत होने के कारण लवणता का निर्माण हो सकता है। विघटन झीलें या जिसे हम लोग कार्स्ट झीलें कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, तो विघटनकारी झीलें जिन्हें कार्स्ट झीलें भी कहा जाता है, भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर और जिप्सम जैसे घुलनशील चट्टानों के घुलने के कारण बनती है। जो भूमि के नीचे जल है उनमें जो क्या होता है, चूना पत्थर और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों के घुलने के कारण अगर वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है तो इसे हम लोग विघटन झीलें कहेंगे या तो फिर कार्स्ट झीलें भी कहेंगे, जो भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों के घुलने के कारण बनती है। जैसे ही वर्षा का पानी या भूजल थोड़ा अम्लीय हो जाता है, ये चट्टानें समय के साथ घुल सकती है, जिससे गुफाएं और भूमिगत जल निकासी प्रणालियां बन सकती है। वर्षा का पानी या भूजल कुछ समय के लिए अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या होगी, अम्लीय रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये चट्टान समय के साथ घुल सकती है।
यदि जमीन की ऊपरी परतें ढह जाए या सिंकहोल विकसित हो जाए तो सतह पर झील बन सकती है। ऊपरी परत अगर जमीन का ढह जाएगा तो क्या होगा, झील का निर्माण निर्माण हो सकता है, जैसे हम लोग सिंक होल भी कहते हैं। ऊपरी परत ढह जाए या सिंक होल विकसित हो जाए तो सतह पर क्या होगा, झील बन सकती है। कार्स्ट लैंडस्केप क्या है, तो विघटन झीलें कार्स्ट परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता है। ये परिदृश्य अपनी गुफाओं, सिंकहोल्स और भूमिगत जल निकास प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। कार्स्ट लैंडस्केप, आप ध्यान रखिएगा कि विघटन झीलें कार्स्ट परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता है। ये परिदृश्य अपनी गुफाओं, सिंकहोल्स और भूमिगत जल निकास प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। जल गुणवत्ता समझते हैं। विघटनकारी झीलों का पानी आसपास के खनिजों और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हुए साफ या थोड़ा रंगीन हो सकता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, भूमिगत झीलें हैं जो चट्टानों के टूटने फूटने के कारण वहाँ पे बन रहे हैं, और वहाँ क्या होगा, जो भी खनिज पदार्थ होंगे वो इन पानी में घुल जाएंगे, और घुलने के कारण वहाँ के जो कार्बनिक पदार्थ जो टूट फूट रहे हैं उन पर निर्भर करता है कि उनका कलर कैसा होगा, पानी साफ होगा या फिर कैसा होगा। भारत में उदाहरण है भीमताल कुमाऊं क्षेत्र जो उत्तराखंड में पड़ता है। भीमताल झील का है तो उत्तराखंड में है। कुमाऊं की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। कुमाऊं की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछा जाए आपसे तो भीमताल याद रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो लोकटक झील है जो मणिपुर में पाया जाता है। कुमाऊं की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपकी कौन सी है, भीमताल झील है जो उत्तराखंड में पड़ता है। अतिरिक्त अंक समझते हैं। विघटन झीलों का आकार और गहराई बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ विलियन झीलों का पानी के अंदर गुफाओं और भूमिगत जल निकास प्रणालियों के अन्य भागों से संबंध होता है। ये झीलें स्थानीय जल संसाधनों, मनोरंजन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मानवीय गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण से इनके पानी की गुणवत्ता को खतरा हो सकता है। मानवीय गतिविधियां अगर कुछ अलग ढंग की हुई तो प्रदूषण यहाँ फैलाने के बाद इनकी गुणवत्ता को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेगून झीलें कैसी झीलें, लेगून झील या फिर तटीय लेगून आपका, इनका गठन कैसे होता है, तो लेगून झीलें जिन्हें तटीय लेगून के रूप में भी जाना जाता है, पानी के उथले निकाय हैं जो एक अवरोधक द्वीप या सैंडबार द्वारा महासागर से अलग होता है। लेगून झीलें कब बनता है, ये तट के किनारे बनने वाली झील है, पानी के एक उथले निकाय है जो किसी अवरोधक द्वीप या सैंडबार द्वारा महासागर से अलग हो जाता है। महासागर से कुछ पानी का भाग जो होता है किसी अवरोधक के द्वारा अगर गलती से अलग हो गया तो वो एक लेगून झील बन जाता है, जिसे हम लोग तटीय लेगून कहते हैं। समुद्र तट जो होता है उसके किनारे बनने वाले जो छोटे छोटे झील होते हैं वो लेगून झील होते हैं। किसी अवरोधक के कारण वो उस भाग महासागरीय भाग से अलग हो जाते हैं, और जहाँ पे क्या होता है पानी का जमाव होता है उसे ही लेगून झील कहते हैं। रेत के टीले और अवरोधक द्वीप लहरों और धाराओं द्वारा रेत और अन्य तलछट के जमाव से बनते हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर वहाँ रेत के टीले हैं, किसी तरह के अवरोधक द्वीप अगर आ गए जो लहरों और धाराओं द्वारा रेत और अन्य तलछट के जमाव से बन जाते हैं, ये भाग क्या कहते हैं, तो उस पानी को महासागर से अलग कर देते हैं रेत के टीले और अवरोधक द्वीप, जिससे इन झीलों का निर्माण हो जाता है। जल लवणता क्या है, तो लेगून झीलों में आमतौर पर खारे पानी की ही जमाव होगी। नदियाँ और झरनों से ताज़ा पानी और समुद्र का खारा पानी इसमें पाया जाएगा। लवणता जल स्रोतों, मीठे पानी के प्रवाह और समुद्र के साथ ज्वरीय विनिमय के आधार पर भिन्न हो सकती है। अब लवणता की बात करते हैं तो वहाँ का जल स्रोत कैसा है, वहाँ का प्रवाह क्या है, वहाँ मीठे पानी की प्रवाह ज़्यादा हो रही है, नमकीन पानी जल स्रोत है, तो वो समुद्र के साथ ज्वरीय विनिमय के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। पारिस्थितिक महत्व में क्या है, तो लेगून महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जो मछलियों, शंख पंछियों और जलीय पौधों सहित विभिन्न पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। लेगून क्या है, एक तरह का, अब अगर लेगून झील बन गया तो खास करके उसमें ज़्यादातर संख्या मछलियों की हो सकती है, जो शंख होते हैं उनके संख्या ज़्यादा हो सकती है, या फिर जो भी पशु पक्षी हो गए या जलीय पौधे जो हो गए साथ साथ में, वो विभिन्न पौधे और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वे कई मछली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण नर्सरी के रूप में भी काम करते हैं। नर्सरी कहने का मतलब वहाँ रहने का एक ठहराव है, जिसे हम लोग नर्सरी के रूप में जान रहे हैं। भारत में एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उड़ीसा में, वो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछे तो चिल्का झील है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील है। पुलिकट झील, ये सारे के सारे कैसे झील के एग्जाम्पल हैं आप लोग जान रहे हैं। ये हम लोग क्या देख रहे थे, जल लवणता, नदीय झील, लेगून झील, ये सारे के सारे क्या है, लेगून झील है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है, लेगून झील है। पुलिकट झील क्या है, तो लेगून झील है। पुलिकट झील कहाँ पाया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा साझा पुलिकट झील, मीन्स पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में भी हो गया और तमिलनाडु में भी हो गया, लेकिन खास करके आप ध्यान रखिएगा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में।
वेम्बनाड झील केरल में भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो वेम्बनाड झील है, और दूसरे स्थान पर आपकी चिल्का झील आएगी। और विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सी है? चिल्का झील है। अष्टमुडी झील केरल में, केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? अष्टमुडी झील। आपसे पूछा जाएगा अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल में। केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील, इस तरह से क्वेश्चन नहीं राइज होता। आपसे सिंपल पूछा जाएगा अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल में। केरल के कयाल, केरल के तट पर परस्पर जुड़े खारे लेगुनों का नेटवर्क को हम लोग केरल का कयाल कहते हैं। कयाल क्या है? तो जो खारे लेगुनों का नेटवर्क होता है उसे ही हम लोग कयाल कहते हैं। अतिरिक्त अंग में समझते हैं, लेगुन लहरों और तूफानी उछालों के प्रभाव को रोककर तटीय संरक्षण में भूमिका निभा सकती है। लेगुन जो है क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ अगर लहर या तूफान आए तो उसको रोकने में मदद करती है। प्रदूषण और विकास जैसे मानवीय गतिविधियां लेगुन पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को खतरों में डाल सकती है। ये गतिविधि तो आप ध्यान रखिए, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियां आजकल के प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हमेशा पहुंचाती ही रहती है। भूस्खलन झीलें क्या है? तो भूस्खलन झीलें तब बनती है जब भूस्खलन या चट्टानें किसी नदी या नाले का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। भूस्खलन झीलें कब बनेगी? जब भूस्खलन होने के बाद चट्टान जो है किसी नदी या नाले के मार्ग को रोक दे, मीन्स पानी के बहाव को रोक दे, तो ठहराव को ही तो हम लोग झील कहते हैं। तो अवरोध के कारण एक प्राकृतिक बांध बन जाता है जिसके पीछे पानी जमा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भूस्खलन झीलें कहते हैं। अस्थाई बनाम अस्थाई, भूस्खलन झीलें अस्थाई होगी या फिर अस्थाई होगी? तो भूस्खलन झीलें बांध के आकार, स्थिरता और कटाव की दर के आधार पर अस्थाई या अस्थाई हो सकती है। छोटे कम स्थिर बांधों से तेजी से कटाव हो सकता है जिससे झीले का पानी तेजी से सूख सकता है, इसलिए ये अस्थाई होगी। बड़े एवं अधिक स्थिर बांध दीर्घकालिक झीलें बन सकती है, ये इसलिए अस्थाई होगी। खतरा क्या है? तो बांध टूटने पर भूस्खलन वाली झीलें नीचे की ओर खतरा पैदा कर सकती है। अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ आ सकती है जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मतलब ये भूस्खलन झीलें, ये यहाँ जो हम लोग भूस्खलन झीलें पढ़ रहे हैं, इनके खतरा के बारे में बता रहे हैं कि जब आप इन पानी को रोक देते हैं और वो बांध अगर टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होगा? नीचे वाले इलाकों में क्या होगा? खतरा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं वैश्विक लेवल पर अट्टाबाड झील जो पाकिस्तान में है, अट्टाबाड झील जो पाकिस्तान में है, सरेज झील ताजिकिस्तान में है, स्कुर्द झील पाकिस्तान में, ये सारे के सारे कैसे झील हैं? तो भूस्खलन झीलों के एग्जाम्पल है। भूस्खलन झीलों के उदाहरण में क्या है? तो अट्टाबाड झील कहाँ है? पाकिस्तान में। सरेज झील कहाँ है? ताजिकिस्तान में। स्कुर्द झील कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत की बात करें तो गोहना झील जो गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है, ये भूस्खलन झीलें आते हैं। गोहना झील पूछा जाएगा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। गोहना झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देते हैं अतिरिक्त अंक इसके क्या है? तो भूस्खलन झीलें बहुत भिन्न हो सकती है, छोटे तालाबों से लेकर विशाल झीलों तक ये झील का निर्माण हो सकता है। भूस्खलन झील, भूस्खलन झीलों में पानी की गुणवत्ता जलधारा को अवरुद्ध करने वाली सामग्री के प्रकार और आसपास के वातावरण से प्रभावित हो सकती है। इन चीज़ों को आप भी समझ सकते हैं कि जो भूस्खलन झीलें हो रही है, इसकी पानी की गुणवत्ता किस पे डिपेंड करेगी? जो उसको अवरुद्ध कर रही है, जलधारा को जो रोक रही है, उन पर डिपेंड करेगी, और आसपास के जो वहाँ वातावरण है उन पर डिपेंड करेगी। बांध के टूटने के जोखिम और संभावित बाढ़ का आकलन करने के लिए भूस्खलन झीलों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। अब अगर भूस्खलन झीलें तैयार हो रही है, अगर अब आप बांध बना के उन पानी को रोक रहे हैं, तो आपको बार बार उस जगह की जांच करनी होगी, क्योंकि बांध टूटने के जोखिम को बचाने के लिए आपको उनको परखना जरूरी होगा। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट झीलें। तो भारत की जो 10 सबसे बड़ी झीलें उनमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए, एक नंबर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड झील है जो केरल में। इसका क्षेत्रफल पे आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ एक बार देख लीजिए, 2033 की वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड झील जो केरल है। सेकंड में आते हैं चिल्का झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। थर्ड में शिवाजी सागर झील जो महाराष्ट्र में है, और फोर्थ में इंदिरा सागर झील जो मध्य प्रदेश में। 4 भारत की सबसे बड़ी झील आप पहले ध्यान रखिए। वेम्बनाड झील फर्स्ट में है जो केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में है, और इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में है। शिवाजी सागर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंदिरा सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेंगोंग झील जो लद्दाख में पड़ता है। ये 5वीं सबसे बड़ी झील है भारत की। इस तरह से आप ध्यान मत रखिए, सिर्फ याद रखिए भारत की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो वेम्बनाड झील है। दूसरा झील अगर पूछा जाए तो चिल्का झील, और वेम्बनाड झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। अब आप लोग झील और उनके स्थान को याद रखिए सिर्फ। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। नागार्जुन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर झील कहाँ है?
तेलंगाना में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। आगे की स्लाइड में हम लोग हर एक जो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में विभिन्न जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी देंगे। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक बार इसको रिकॉल कीजिए। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर झील गुजरात। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना। लोकटक झील मणिपुर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ते हैं। पुलिकट झील आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। वैसे ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों टिक करना है, बोथ ए एंड बी करके, या तो कोई अगर एक ऑप्शन आया आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु पे क्लिक करना है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दीपोर बिल झील कहाँ है? असम में। दीपोर बिल झील कहाँ है? असम में। हाफलॉन्ग झील कहाँ है? असम में। हाफलॉन्ग झील असम में। कंवर झील कहाँ है? बिहार में। कंवर झील कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट सुखना झील। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़। सुखना झील चंडीगढ़ में है। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर झील गुजरात। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। सूरजताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल और चंद्रताल झील का हिमाचल प्रदेश में। आप लॉजिक मत लगाइए कि ताल वाले जितने झीलें हिमाचल प्रदेश में, ये गलत लॉजिक है। आप सीधा ध्यान रखिए सूरजताल का है तो हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल का है हिमाचल प्रदेश में। डल झील का है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील का है? जम्मू कश्मीर में। मनसबल झील का है? जम्मू कश्मीर में। डल झील का है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। मनसबल झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट मानसर झील का है? जम्मू कश्मीर में। मानसर झील जम्मू कश्मीर। तसो मोरिरी झील का है? लद्दाख। तसो मोरिरी झील लद्दाख। पेंगोंग तसो झील का है? लद्दाख में। पेंगोंग तसो झील का है? लद्दाख में। उलसुर झील का है? बेंगलोर जो कर्नाटक में पड़ता है। उलसुर झील का है? कर्नाटक में। बेलुंदर झील का है? कर्नाटक में। बेलुंदर झील का है? कर्नाटक में। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल। वेमनाथ झील कहाँ है? केरल में। वेमनाथ झील केरल। सस्टमकोट्टा झील कहाँ है? केरल में। सस्टमकोट्टा झील केरल में। कुटनाड झील कहाँ है? केरल में। कुटनाड झील कहाँ है? केरल में। भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सलीम अलीम झील कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सलीम अली झील कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, बुल्ढाना में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर। उमियम झील मेघालय। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा में। सांभर नमकीन झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर नमकीन झील राजस्थान में। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। गुरु डोंगमार झील उत्तर सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील कहाँ है? उत्तर सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में। कोडाईकनाल झील कहाँ है? तमिलनाडु में, डिंडीगुल में। कोडाईकनाल झील कहाँ है? डिंडीगुल तमिलनाडु में। कीठम झील या सूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कीठम झील या सूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में पड़ता है। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड नैनीताल में। भीमताल झील कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। देवरिया ताल कहाँ है? तो मस्तुरवा गांव के पास उत्तराखंड में। देवरिया ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। देवरिया ताल उत्तराखंड। रूपकुंड झील उत्तराखंड। भीमताल झील उत्तराखंड। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल में। रविंद्र सरोवर झील कहाँ है? कोलकाता में। रविंद्र सरोवर झील पश्चिम बंगाल कोलकाता में। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। अब भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में तथ्य आप समझिए। पहले कोलेरू झील से स्टार्ट करते हैं। तो कोलेरू झील एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू झील है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू झील किन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। इसका विस्तार दो झीलों जैसे कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में। इसका विस्तार जो कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में। इस झील को मौसमी बुडामेरू और तमिलेरू धाराओं से पानी मिलता है। ये जो कोलेरू झील है इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? इस झील को मौसमी बुडामेरू और तमिलेरू धाराओं से पानी मिलती है। बुडामेरू और तमिलेरू धारा से पानी मिलती है। 1999 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कोलेरू झील जो है इसे नवंबर 1999 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नवंबर 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया। जो कोलेरू झील है इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया। ध्यान दीजिएगा 1999 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
कोलेरू झील के महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी प्रजाति कौन सी है? तो साइबेरियन क्रेन। कोलेरू झील में अगर पूछा जाए महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी प्रजाति कौन सी है? साइबेरियन क्रेन। इसे नवंबर 2002 में क्या किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में नामित किया गया। 1999 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। पानी इसको कहाँ से मिलता है? तो बुडामेरू और तमिलेरू धाराओं से पानी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील है। पुलिकट लेगून का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी आता है। पुलिकट झील आपको पूछा जाए कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में के नेल्लोर जिले में भी आता है। पुलिकट झील आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीहरिकोटा का अवरोधक द्वीप इस लेगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा का अवरोधक द्वीप जो है, ये लेगून जो है पुलिकट झील का, यह लेगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन अलग करता है? श्रीहरिकोटा का अवरोधक द्वीप। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का घर है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र का घर है। अंतरिक्ष केंद्र का घर किसे माना जाता है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र को। दीपोर बिल जो असम में है, इस द्वीप के बारे में क्या है? तो यहाँ दीपो या बिल नाम संस्कृत शब्द दीप से लिया गया, जिसका अर्थ है हाथी। यहाँ जो दीपो जो नाम है, दीपो या बिल नाम जो संस्कृत शब्द दीप से लिया गया, जिसका अर्थ है हाथी। दीपोर बिल असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दीपोर बिल कहाँ पड़ गया? था असम के गुवाहाटी शहर में। दीपोर बिल ब्रह्मपुत्रा नदी से पोषित है। दीपोर बिल में पानी कहाँ से आ रहा है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी से आ रहा है। 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे नामित किया गया। 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसको नामित किया गया। कब किया गया? 2002 में। कंवर झील जो पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय में, उसके बारे में समझिए। तो कंवर ताल या काबर ताल झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? तो कंवर झील। इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। कंवर ताल या काबर ताल झील बिहार का पहला रामसर साइट बन गया। बिहार का पहला रामसर साइट बनने वाला कंवर ताल झील या काबर ताल झील ही था। पक्षी विज्ञान सलीम अली ने यहाँ लगभग 60 प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया है। पक्षी विज्ञानी सलीम अली में कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे। इन्होंने यहाँ 60 प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया था। सूरजताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा सूरजताल का अर्थ क्या होता है? सूर्य देवता की झील। सूरजताल का अर्थ होता है सूर्य देवता की झील। यह बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है। सूरजताल झील जो है यह बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों में स्थित है। यह झील जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों में स्थित है। सूरजताल झील भागा नदी का स्रोत है। सूरजताल झील जो है वो किस नदी का स्रोत है? तो भागा नदी का स्रोत है। नेक्स्ट है भागा नदी चंद्रभागा या चिनाब नदी की एक सहायक नदी। भागा नदी चंद्रभागा या चिनाब नदी की सहायक नदी थे, ध्यान रखिएगा। वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में। वुलर झील का बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना था। पहले भी देख चुके थे कि वुलर झील का जो बेसिन है वो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना है। वुलर झील को झेलम नदी से पानी मिलता है। इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो झेलम नदी से पानी मिलता है। डल झील जो श्रीनगर में। फूलों की झील कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना डल झील को कहा जाता है। फूलों की झील कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है? तो डल झील को कहा जाता है। अष्टमुडी झील के बारे में समझिए। तो अष्टमुडी कायल कोल्लम जिला या बैंक वाटर और झील विशालतर आकार ऑक्टोपस आकार का जल निकाय है। ये जो विशालतर आकार है ये ऑक्टोपस आकार का जल निकाय। अष्टमुडी झील जो है केरल में, ये ऑक्टोपस आकार का जल निकाय। अष्टमुडी का अर्थ क्या है? 8 चोटी। अष्टमुडी का अर्थ क्या है? 8 चोटी। मुदी बाल चोटी ये मलयालम भाषा है। नेक्स्ट हम लोग कोची बंदरगाह विलिंगडन द्वीप पर और वालारदम द्वीप के आसपास बना है। ये जो अष्टमुडी झील है ये कहाँ बना हुआ है? तो यह कोची बंदरगाह विलिंगटन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप के आसपास बना है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से पर आयोजित की जाती है। ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो आपसे पूछा जाए किस झील की? तो अष्टमुडी झील के ही एक हिस्से पर आयोजित की जाती है। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील का निर्माण प्लिस्टोसीन युग के दौरान उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। लोनार झील का निर्माण जो है प्लिस्टोसीन युग में उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। नवंबर 2020 में झील को संरक्षित रामसर स्थल घोषित किया गया था। लोनार झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है लोकटक झील जो मणिपुर में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी वनस्पति का एक विषम समूह है जो पानी के ऊपर तैरता है। फुमदी है क्या? तो वनस्पति का एक विषम समूह है जो पानी के ऊपर तैरता है। लोकटक की व्युत्पत्ति लोक और धारा और टक हुआ, टक का अंत हुआ है। लोकटक की व्युत्पत्ति कैसे हुई? लोक और धारा, लोक धारा
और तट का मतलब हुआ अंत। लोक का मतलब क्या हुआ? धारा, और तट का मतलब हुआ अंत। लोकटक दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोकटक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा के बारे में देखते हैं। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। यह भारत के उड़ीसा के पूरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैला हुआ है। पूरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैला हुआ है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछा जाए तो चिल्का झील है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। यह झील दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का झील जो है दया नदी के मुहाने पर स्थित है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। किस झील को? चिल्का झील को 1981 में। सांभर साल्ट लेक जो राजस्थान में, सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील पूछा जाए तो सांभर नामक झील है। झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, वो है मेड़था, समोद, मंथा, रूपनगर, खाड़ी और खंडेला से। मेड़था, समोद, मंथा, रूपनगर, खाड़ी और खंडेला से इस झील को पानी मिलता है, सांभर साल्ट लेक को, जो राजस्थान में। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। झील को 5 नदी से पानी मिलता है, ये आप देख लिए। नेक्स्ट है रूपकुंड झील जो उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में एक उच्च ऊंचाई वाली हिमनद झील है। रूपकुंड जो एक प्रकार की हिमनद झील है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि रूपकुंड झील जो है इसको रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स का एक परिसर है। प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स का एक परिसर है, कौन सा है? तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स। यह भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के पूर्व में स्थित है। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स नाम स्वर्गीय ध्रुवज्योति घोष द्वारा गढ़ा गया था। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स ये जो नाम है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो स्वर्गीय ध्रुवज्योति घोष द्वारा गढ़ा गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा मल आधारित जल कृषि है। यह विश्व का सबसे बड़ा मल आधारित जल कृषि है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स को 19 अगस्त 2002 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। कब इसको रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो 19 अगस्त 2002 को। इस कोलकाता वेटलैंड्स बहुउपयोगी वेटलैंड्स के एक मॉडल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ये आर्द्र भूमियां शहरी अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एक शहरी सुविधा का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, इस पूर्व कोलकाता वेटलैंड्स को। इस आर्द्र भूमि की मुख्य विशेषता यह है कि यह पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति के माध्यम से उपचारित जल का उपयोग मछली पालन और कृषि के लिए कुशलतापूर्वक करती है। 4000 हेक्टेयर के मछली तालाब सौर रिएक्टर के रूप में काम करते हैं और अपने अधिकांश जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं सौर ऊर्जा की मदद से पूरी करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली को पर्यावरण संरक्षण और विकास प्रबंधन का एक दुर्लभ उदाहरण बताया गया, जहां स्थानीय किसानों ने संसाधन पुनर्प्राप्ति गतिविधियों में दक्षता के लिए एक जटिल पर्यावरण प्रक्रिया को अपनाया है। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स में भी प्रतिवर्ष 10,500 टन मछली का उत्पादन होता है। यह लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है। 10,500 टन मछली का उत्पादन यह प्रतिवर्ष करती है। डिडवाना झील जो राजस्थान में, उसके बारे में समझिए। प्रसिद्ध डिडवाना खारे पानी की झील राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। ये खारे पानी की झील है जो राजस्थान के नागौर जिले में। डिडवाना राजस्थान के नागौर जिले का एक शहर है। यह झील जोधपुर राज्य की पूर्वी सीमा को भी छूती है। डिडवाना झील जो जोधपुर राज्य की पूर्वी सीमा को भी छूती है। डिडवाना झील का क्षेत्रफल क्या है? यह झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह पश्चिम को छोड़कर रेत की पहाड़ियों से घिरी हुई है। 5.6 किलोमीटर लंबी और 2.4 किलोमीटर चौड़ी डिडवाना प्लाया थार रेगिस्तान के पूर्वी भाग में दूसरा सबसे बड़ा प्लाया है। डिडवाना प्लाया जो थार रेगिस्तान के पूर्वी भाग में दूसरा सबसे बड़ा प्लाया है, जो वाणिज्य नमक उत्पादन का आधार है। यह सांभर झील के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी झील है। सांभर झील भी राजस्थान में सबसे बड़ी झील सांभर झील जो है राजस्थान की है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण झील यहाँ की कौन सी है? तो यह डिडवाना झील है। यह क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर में है। डिडवाना झील में सोडियम सल्फेट है। नमक उत्पादन के अलावा यहाँ पे डिडवाना होगा, इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, ये डिडवाना है। डिडवाना झीलों से सोडियम सल्फेट का भी उत्पादन किया जाता है। डिडवाना झील से सोडियम सल्फेट का भी उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट संयंत्र और सोडियम सल्फेट इकाई झील पर स्थित 2 नामक आधारित उद्योग भी है। सोडियम सल्फेट संयंत्र जो है डिडवाना झील पे याद रखिएगा एक उद्योग है, और सोडियम सल्फेट इकाई भी क्या इसी झील पर एक उद्योग बना हुआ है। दोनों सोडियम सल्फेट आधारित उद्योग राजस्थान राज्य सरकार के स्वामित्व में है। डिडवाना साल्ट लेक से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य क्या है? तो डिडवाना अपनी प्रसिद्ध नमक झीलों के कारण मध्ययुगीन मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। डिडवाना जो है अपने
प्रसिद्ध नमक झीलों के कारण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। मध्यकालीन युग में मध्ययुगीन मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से नमक बनाया जाता था और पूरे भारत में भेजा जाता था। इस झील पर अधिकार को लेकर गुजरात के सम्राट और जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के शासकों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थी। डिडवाना झील को लेकर क्या हुआ था? गुजरात के सम्राट और जोधपुर, बीकानेर, जयपुर शासकों के बीच लड़ाइयाँ भी चलती थी। चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभ ने नमक पर कर लगाया था, जिसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ शिलालेख में मिलता है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा ने डिडवाना झील पर कर लगाया था, जिसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख में मिलता है। अब भारत में मानव निर्मित या कृत्रिम झीलों के बारे में देखते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दोनों में कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर या पोंग बांध झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप सागर या पोंग बांध झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में। रविंद्र सरोवर या ढाकुरिया झील कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। रविंद्र सरोवर या ढाकुरिया झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में मानव निर्मित या कृत्रिम झीलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य समझिए क्या है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण जो रिहंद बांध द्वारा किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद बांध के द्वारा किया गया था। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। रिहंद बांध जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंद बांध किस नदी पे? रिहंद नदी पर ये, और ये रिहंद नदी जो है सोन नदी की एक सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध का जल ग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कवर करता है। रिहंद बांध इसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कवर करता है। सुखना झील के बारे में समझिए। यह झील चंडीगढ़ में स्थित है। यह हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक जलाशय है। सुखना झील जो है शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इस झील का निर्माण ली कॉर्बुसिए और मुख्य अभियंता पीएल वर्मा ने किया था। सुखना झील का निर्माण ली कॉर्बुसिए और मुख्य अभियंता पीएल वर्मा ने किया था। पहले इसे हरियाणा के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता था। ये सुखना झील जो है इसे ही चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये हरियाणा के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील का निर्माण इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने वर्ष 1563 में करवाया था। हुसैन सागर झील का निर्माण इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1563 में करवाया था। यह हैदराबाद, तेलंगाना में एक दिल के आकार की झील है। हुसैन सागर झील जो एक दिल के आकार की झील है। हुसैन सागर झील को मूसी नदी से पानी मिलता है। किस नदी से पानी मिलता है? मूसी नदी से पानी मिलता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा शहर झीलों द्वारा अलग किए गए। हैदराबाद, सिकंदराबाद जिसे जुड़वा शहर कहते हैं, इसे हुसैन सागर झील के द्वारा अलग किया गया है। सूरजकुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली पर्वतमाला की दक्षिण दिल्ली रीज पर स्थित है। सूरजकुंड झील आप ध्यान रखिए क्या, इस चीज़ को आप ध्यान से हटा दीजिए, दिल्ली रीज वाला ये। सूरजकुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पर स्थित है। सूरजकुंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की झील। यहाँ कुंड का अर्थ है झील या जलाशय। सूरजकुंड झील का निर्माण तोमोर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? तो तोमोर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर जलाशय जो हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिला में स्थित है। गोविंद सागर जलाशय जो हिमाचल प्रदेश में, आप याद रखिए कहाँ है, जिला मत याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में। इसका निर्माण भाखड़ा बांध द्वारा हुआ है। गोविंद सागर झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो भाखड़ा बांध द्वारा हुआ है। यह जलाशय सतलज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर जो बांध है यह सतलज नदी पर स्थित है। यह इसका नाम 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया। गोविंद सागर झील का नाम जो है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान के पे रखा गया था। महाराणा प्रताप सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में याद रखिए महाराणा प्रताप सागर है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय या पोंग बांध झील के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय या पोंग बांध झील के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्यास नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। महाराणा प्रताप सागर जो है ब्यास नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
2002 में पोंग डैम झील को रामसर वेटलैंड स्थल घोषित किया गया था। पोंग डैम झील को रामसर वेटलैंड स्थल कब घोषित किया गया? तो 2002 में किया गया। भोजताल झील, पूर्व में भोजताल झील को बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भोजताल झील को बड़ी झील के नाम से जाना जाता था। परमार राजा भोज ने भोजताल झील का निर्माण करवाया था। परमार राजा भोज ने भोजताल झील का निर्माण करवाया था। भोजताल भोपाल शहर के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। यह झील दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से घिरी हुई है। दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से यह झील घिरी हुई है। पिछोला झील, पिछोला झील भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में पिछोला झील है। पिछोला झील एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पिछोला झील किस प्रकार की झील है? तो यह कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पिछोला झील एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पिछोला झील के भीतर 2 द्वीप जग निवास और जग मंदिर स्थित है। पिछोला झील के भीतर 2 द्वीप जग निवास और जग मंदिर स्थित है। कोटरा नदी द्वारा पोषित यह झील अरावली पर्वतमाला से उत्पन्न हुई है। कोटरा नदी द्वारा पोषित इस झील को पानी कहाँ से मिल रहा है? कोटरा नदी से, जो कि अरावली पर्वतमाला से उत्पन्न हुई है। झील का आकार के देखते हैं हम लोग, झील का आकार कैसा कैसा है। तो हृदय के आकार की झील कौन सी है? तो हुसैन सागर झील जो है, हुसैन सागर होगा। हुसैन सागर झील का जो शेप है वो हृदय की आकार की है, जो बेंगलुरु में पड़ता है। सी आकार की झील किसका है? तो भीमताल झील। भीमताल झील जो सी आकार की झील है, जो उत्तराखंड में है। भीमताल झील का आकार कैसा है? सी आकार का है। अंध्र चंद्राकार या गुर्दे के आकार का झील किसका है? तो नैनीताल झील। नैनीताल झील जो है अंध्र चंद्राकार या गुर्दे के आकार का झील है, जो उत्तराखंड में। कंवर झील का आकार कैसा है? तो ऑक्सबो झील है या यू आकार की झील है कंवर झील, जो बिहार में है। लोनार झील अंडाकार आकार की झील है, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में पड़ती है। लोनार झील महाराष्ट्र में, उसका शेप कैसा है? तो अंडाकार आकार की झील है। पेंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। नागार्जुन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। लोकटक मणिपुर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के शीर्ष 10 सबसे बड़ी झीलें आप देख लेते हैं। वेमनाड झील केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में। भारत की झीलों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए अब। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील, जो मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबरसाल लेक राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबरसेल्ट राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी झील वेमनाड झील, जो केरल में। भारत की सबसे लंबी झील वेमनाड झील केरल में। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, जो सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में। राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भारत की खारी या सोडा झील किसे कहा जाता है? लोनार झील को, जो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भारत की खारी या सोडा झील किसे कहा जाता है? लोनार झील को, जो महाराष्ट्र में। उल्का पिंड के टकराने से बनी भारत की एकमात्र झील लोनार झील, जो महाराष्ट्र में। उल्का पिंड के टकराने से बनी भारत की एकमात्र झील है। भारत की नवीनतम झील जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में। भारत की नवीनतम झील जिसे रामसर साइट में मान्यता दी गई हाल ही में, वो लोनार झील है। पुष्कर झील इस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा के लिए। पुष्कर झील कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। वह द्वीप जो पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा से अलग करता है, वो कौन सा है? तो धुरी के आकार का अवरोध द्वीप है। वह द्वीप जो पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में जो है, उससे अलग करती है। कौन? तो धुरी के आकार का अवरोध द्वीप है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किस झील के ऊपर तैरता है? तो लोकटक झील मणिपुर में। जो केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो लोकटक मणिपुर में है। के लोकटक झील पर है, लोकटक मणिपुर में है। ठीक है। केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सस्तम कोट्टा झील। सस्तम कोट्टा झील केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस झील को कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है? डल झील को। कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना किसको कहा जाता है? डल झील को। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील, जो जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? डल झील के किनारे। नल सरोवर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुरु पूर्णिमा उत्सव किस झील का मुख्य आकर्षण है? तो सोमो झील का, जो सिक्किम में। गुरु पूर्णिमा उत्सव किस झील का मुख्य आकर्षण है? तो सोमो झील का है, जो सिक्किम में है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है, कौन सा है? तो भीमताल झील, जो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है,
कहाँ, कौन सा झील है? तो भीमताल झील उत्तराखंड में। बारापानी या उमियाम झील स्थित है कहाँ? तो शिलोंग मेघालय में। बारापानी या उमियाम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में। हुसैन सागर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा। हुसैन सागर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को एक बार आप रिकॉल कीजिए। भारत में सबसे अधिक झीलें किस शहर में? उदयपुर में। भारत में सबसे अधिक झीलें किस शहर में? उदयपुर में। किस भारतीय शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो उदयपुर को भारत में झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भोजताल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भोजताल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो केरल में वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। थैंक यू। नेक्स्ट से आपको नेक्स्ट स्टैटिक के पोर्शन मिलेंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।